लेकिन अम्बेडकर के बाद का जो चरण था, जब अम्बेडकर का अवतरण हुआ तो निश्चित तौर पर वो दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार दे करके मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सपना था कि पूरे देश में कोई मानवता के खिलाफ कोई काम ना हो, मानवता से जुड़ा हुआ मामला हो, सबको शिक्षा, सबको समान अधिकार, सबको न्याय, सबको रोजगार मिले। यही उनका सबसे बड़ा सपना था। बाबा साहब का मिशन पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आज उत्तर प्रदेश में जगह जगह भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं और रैलियां आयोजित कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया गया। ऐसे में आज हमारे सहयोगी प्रखर शुक्ला ने अलग अलग पार्टी कार्यालय में जाकर लोगों से बातचीत की और जाना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर उनके क्या विचार हैं और वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को किस नजरिए से देखते हैं। तो देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं परिवर्तन चौक और बुद्ध स्थली प्रांगण आप पीछे देख पा रहे होंगे। बुद्ध जी की प्रतिमा और एक बड़ा सा पार्क आपको पीछे दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आज महात्मा बुद्ध के जो यहाँ पे स्थल है और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस यहाँ पे उनको मनाया जा रहा है। उनके लिए यहाँ पे लगभग 1100 दीपदान का आयोजन किया जा रहा है। आप हमारे पीछे समय मोमबत्तियाँ देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे अब प्रज्वलित की जा रही हैं। ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और हमारे पीछे देख रहे होंगे कि बुद्ध नमामि धम्म ध्वज संस्थान यात्रा की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है और पीछे कई सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बराबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अपना अर्पित कर रहे हैं और आज के दिन उनको याद कर रहे हैं। और पीछे आप देख पा रहे होंगे कि इस समय ये 69वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है उनका और इसके अवसर पर आज यहाँ पे बुद्ध वंदन और परित्राण पाठ का भी आयोजन किया जा रहा है। यानी कि आज आपको लखनऊ में जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया जा रहा है और जगह जगह उनके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर के आप अभी देख पा रहे होंगे हमारे पीछे कौन कौन है और देख पा रहे होंगे हमारे पीछे एक लोगों का संबोधन भी चल रहा है। कई सारे लोग बैठे हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। तो यहाँ बात ये हो रही है कि अब ये कहा जाए कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करने का आज जो ये दिन रहा, जो महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से भी जाना जा रहा है। यानी कि आपको पता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए उनको निर्वाण का बोला जाता है। उनके आज के इस दिन को उनको निर्वाण दिवस भी बोला जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जगह जगह पूरे शहर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई और महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया गया। और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पार्टी कार्यालय पर और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और इस समय हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ पार्टी के नेताओं से और जानेंगे कि आज के इस विशेष दिवस पे उनका क्या है पूरा। सर, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है सर, इसके लिए सर कांग्रेस ने क्या कुछ आयोजन किया सर? मेरा नाम शिव कुमार गौतम है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का हूँ, मलिहाबाद विधानसभा का प्रभारी हूँ। आज हम सभी समाज के लोगों के लिए बड़ा ही दुख का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का स्वर्गवास हुआ था। तो आज हम लोगों को वैसे भी उनके लिए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि आज बाबा साहब के संविधान को ये भाजपा सरकार ख़त्म करने पे तुली हुई है और हमारे जो SIR का प्रोग्राम लाई है, SIR के माध्यम से बहुत सारे वर्ग कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम काटने का उसने षड्यंत्र रचा है। इसमें चुनाव आयोग वो काम कर रहा है भाजपा सरकार की मिलीभगत से
अभी मैंने ग्रामीण क्षेत्र का डेटा देखा, महमूद नगर ग्राम पंचायत में जो बूथ सेंटर हैं, उस बूथ सेंटर पे उन गांवों के नाम ही नहीं है। वो बूथ ग्राम सभा के जो नाम हैं वो महमूद नगर के बजाय बख्तियार नगर की ग्राम सभा में नाम दिए गए हैं। इससे लोग भ्रमित होंगे और हजारों लाखों की तादाद में जो वोटर्स हमारे एग्जिस्टिंग में हैं, वो ख़ास तौर से SC ST BC वर्ग के लोगों के वो वोट काटने का इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरी चीज़, आज के सिनेरियो में जो भाजपा सरकार कर रही है, 50-60 वर्ष की अगर कोई परिवार है और उनके पत्नी है, तो अपनी पत्नी को भी वो पत्नी नहीं कह पाएगा। ये सरकार कहेगी कि पत्नी है ही नहीं तुम्हारी। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 60 वर्ष या उसके ऊपर के हैं तो उसमें आपका नाम जो है 2003 की लिस्ट से पहले से ही गायब कर दिया गया है। मेरे साथ घटना है ये 2000। क्या हुआ था सर आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई है, मैं विकास नगर लखनऊ में रह रहा हूँ, मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र है मेरा। विकास नगर में मेरा मकान नंबर है 570। 571 का मकान जो है ब्राह्मण का है, जोशी जी का है, और 569 जो मकान है वो हमारे एक वर्मा जी का मकान है। इन दोनों लोगों के नाम तो 2003 की लिस्ट में हैं, लेकिन 570 में उनको मालूम है भाजपा सरकार को ये हमारा वोट नहीं हो सकता है, इसको पहले से ही गायब कर दो। तो 570 मकान के वोट को उन्होंने गायब कर दिया। जब फॉर्म भरने के लिए हम गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें डेटा चाहिए। हमने कहा 2003 में तो मेरा डेटा ही नहीं है। तो कहने लगे अपने पूर्वजों का किसी का आप दीजिए। खैर ढूंढते ढूंढते महमूद नगर ग्राम पंचायत की जगह पर वो डेटा हमको बख्तियार नगर की ग्राम पंचायत में मिला। माता जी का नाम डाल करके अपनी बेटी का कर दिया है। अब आज की डेट में अपनी पत्नी को हम साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो यहाँ की नागरिक हैं। वो कहते हैं उनके माता पिता का, या तो आप माता पिता को उनके डेटा दीजिए और या तो 2003 में उनका लिस्ट में नाम हो। अब उनके पिताजी हमारी पत्नी के 10 साल पहले मर चुके हैं, उनका भी नाम बाय द वे 2003 की लिस्ट में नहीं है। तो इस आधार पर हम अपनी पत्नी को भी पत्नी नहीं कह पाएंगे। कल भाजपा सरकार कहेगी तुम्हारी पत्नी ही नहीं है। तो इस तरीके से षड्यंत्र ये भाजपा सरकार कर रही है कि हमारे जितने भी SC ST और BC के वोट हैं, और यही नहीं पूरे समाज के जितना भी पिछड़ा वर्ग है, जितना भी दबा हुआ है, जो बोल नहीं सकता है, उसका वोट काटने का पूरा भाजपा सरकार ने षड्यंत्र रचा है। चुनाव आयोग जो जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है उस तरीके से बहुत सारे वोट कट जाएंगे। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारी डिमांड, हमारी पार्टी की डिमांड हो रही है कि ईवीएम से इलेक्शन बंद कराओ, ये आने वाले कुछ दिनों के बाद कहेंगे कि आप ईवीएम की मशीन कह रहे थे, हम ईवीएम से नहीं चुनाव करा रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, क्योंकि हमारे लोगों के वोटर ही नहीं उसमें होंगे, खाली सब उन्हीं लोगों के वोट होंगे। तो जब SIR प्रक्रिया के पहले क्या आपको लगता था कि स्थिति सामान्य थी ये वोटर्स को लेकर? SIR को कभी भी ना तो कांग्रेस पार्टी ना ही पूरी देश की जनता ने स्वीकार किया। ये भाजपा ने दबाव डाल करके कि हमको कैसे सत्ता कायम करनी है, सत्ता पर राज करना है, इसलिए SIR को लेके आए हुए हैं। SIR का किसी भी समाज के किसी भी वर्ग ने स्वीकार नहीं किया है और आज स्वीकार करने को एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो मजबूरी है। ये मजबूरी है कि सरकार तानाशाही रूप से जिस तरीके से कार्य कर रही है उस तरीके से हमारा सारा समाज के लोग जो है वो मजबूर हैं SIR का फॉर्म भरने के लिए। सर अभी 2027 का भी चुनाव आ रहा है सर, इसके लिए सर कांग्रेस का इस बार का एजेंडा क्या रहेगा सर? कांग्रेस का एजेंडा जैसे पहले था वैसे ही आज भी रहेगा। कांग्रेस का एजेंडा सीधा है कि जनता को जनता के अधिकारों को वापस दिलाना है और इसके लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे 27। अगर कोई 3 मुद्दे बताना चाहें जो इस बार कांग्रेस लेकर के आएगी, जिसके बेसिस पे आगे का जो 27 का चुनाव लड़ना चाहिए? 3 नहीं 30 मुद्दे हम बताने जा रहे हैं आपको। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और बदहाल व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, ये सारे इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे। 3 नहीं 30 मुद्दे हैं। फिलहाल फोकस जाहिर सी बात है सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का रहेगा वो हमारा उत्तर प्रदेश में वर्तमान का लॉ एंड ऑर्डर, जो बहुत बुरी स्थिति में उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। पेपर उठा के आप देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हत्या, बलात्कार या चोरी इस तरह की चीज़ें या छिनौती। कांग्रेस सर लॉ एंड ऑर्डर पे सर कैसे काम करेगी? कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर पर जैसे पहले भी सरकार रही, कभी भी जब भी सत्ता रही कांग्रेस की पार्टी की, तो उसने हमेशा इस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया।
इसमें निश्चित तौर पे होता यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, इसको जब आप ज़मीन से जुड़े होंगे तभी देख करके उसको कर सकते हैं। आज की डेट में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं या सरकार बैठे हुए जितने भी बड़े नेता हैं, वो सिर्फ हवा ही हैं। सिर्फ मीडिया टीवी चैनल पर तो जरूर रहते हैं, ज़मीन से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। सर, संविधान की पुस्तिका जो है लेकर के संसद बाहर जैसे पार्टी के नेता आते हैं, तो सर आपके हिसाब से संविधान की रक्षा को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो किससे है? भारतीय जनता पार्टी उसकी नीतियों से और आरएसएस की नीतियों से। आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी जो संविधान विरोधी हैं, जिनको लेकर के 2024 में आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा, राहुल जी हर जगह पर उस मुद्दे को उठाया कि आज हमारी चुनौती सबसे पहले संविधान बचाने की है और हिंदुस्तान की जनता अब संविधान बचाने के लिए बिल्कुल उठ के खड़ी हो चुकी है, जिसका परिणाम 2024 में दिखाई दिया कि इनको आज बैसाखी पे खड़ा होना पड़ गया। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है, आने वाले समय में इनसे लड़ाई लड़ेगा और वापस संविधान को स्थापित करने के लिए हम लोग सब संकल्पबद्ध हैं और लेकर आएंगे। सर, मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बसपा के बैनर पर लिखा था बाबा साहब के मिशन को, अधूरे मिशन को पूरा करेगी बसपा सरकार। सर, आपके हिसाब से क्या ऐसा कोई मिशन है जो अभी बाबा साहब का अधूरा रह गया है? बाबा साहब का मिशन पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी। आज पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार आरएसएस के इशारे पर इस दुनिया के सबसे शानदार लोकतंत्र और शानदार संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो दुनिया का शानदार संविधान भारत के नागरिकों को मिला, बहुत संघर्षों के बाद, बहुत स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बाद, अंग्रेज़ों को परास्त करने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में, और कांग्रेस ने जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जो उस समय काल के सबसे दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति थे, कांग्रेस पार्टी में ना रहते हुए भी बाबा साहब को संविधान लिखने की, संविधान बनाने की उनको जिम्मेदारी दिया। और वो संविधान जो देश के एक एक नागरिकों को हक देता है, वो हक जो समानता का हक, भाईचारे का हक, सर्वधर्म समभाव का हक, गंगा जमुनी तहजीब का हक, साझी विरासत का हक, वसुधैव कुटुंबकम का हक और सभी देशवासियों को वोट का अधिकार दिया। और उस वोट के अधिकार से, उस वोट की ताकत से भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र की सरकार बनती थी और सरकार सभी के हक और हुकूकों को लागू करने का काम करती थी, चाहे वो दलित हो, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, अल्पसंख्यक, अगड़ा पिछड़ा, सभी लोग उस संविधान के दायरे में रह के काम करते थे। जो बाबा साहब, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ये संकल्प को दोहराते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, भारत के संविधान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने नापाक इरादों के द्वारा उसको कमज़ोर कर रही है, सारे संवैधानिक संस्थाओं को हमारे कमज़ोर कर दिया है। आज देखने को मिलता है कि देश का नागरिक बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग के दोषपूर्ण रवैये के कारण, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट बन के काम कर रहा है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि निश्चित तौर पर आज ये उस सरकार से भी ज़्यादा खतरनाक है। ब्रिटानी हुकूमत जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था और इस देश को लूट के लेके चला गया था, आज चंद गुजराती, हम सारे गुजरातियों को नहीं कहते हैं, मगर कुछ भारतीय जनता पार्टी और मोदी आरएसएस के पोषित गुजराती जिस तरीके से देश के संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, देश को लूट और घसोट रहे हैं, और मात्र 20 लोगों के पास आज देश के 70% से ज़्यादा उनके पास जो है संसाधन है, और मात्र पूरे 150 करोड़ जो है देश का नागरिक आज ठगा महसूस कर रहा है।
राहुल गांधी जी जिस तरीके से इन नापाक इरादों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को कि आज यदि कहा जाए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो, आज भारतीय जनता पार्टी के टट्टू और पिट्टू बन करके काम कर रहे हैं, उनके तोता बन के काम कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जब वो शासन और सत्ता में थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार का वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब के अकुत संपत्ति हासिल किया। आज वही सरकार, बीजेपी की, मोदी की सरकार, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से जेल न जाना पड़े उसके डर से आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, पूरे देश के एक एक कार्यकर्ता जिस तरीके से संघर्ष कर रहा है इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाने के लिए, वो निश्चित तौर पे एक किसी न किसी एक दूसरी आज़ादी की ओर हमारा देश जा रहा है। मुझे निश्चित तौर पर आज का दिन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, हम सभी देशवासियों को, खासकर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, नौजवान, छोटे उद्योग लगाने वाले लोग के हक के लिए आज संकल्प लेना होगा कि इस सरकार को, जो सामंतवादी मनवादी ताकत के रूप में इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, मैं उसको होने नहीं दूंगा। और अंतिम सांस तक कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो राहुल गांधी जी का बब्बर शेर है, वो लड़ेगा और इनके नापाक इरादों को हम जो है परास्त करके दम लेंगे। यही आज मैं जो है इस पावन दिन पे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो अपने चुनाव को लेकर के और जो आज महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर के अपनी राय रखें। इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा परिसर में लखनऊ में, और हमारे साथ इस समय भाई साहब मौजूद हैं और हम आज सर से बात करेंगे। आज अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और उस पर हम बातचीत करेंगे। सर क्या अंबेडकर जी का क्या सपना रहा है? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को आज के अवसर पर महामानव, महाविद्वान परम पूज्य बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और श्रद्धांजलि मौके पर प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनको आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूं। बाबा साहब का सपना था इस देश में कि हर वो दलित, हर वो वंचित, हर वो शोषित, हर वो पीड़ित, चूँकि कई बदलाव के चरण हमने देखे हैं, कई तरीके के चरण होते हैं। इसमें एक चरण मैंने ये भी देखा है कि बाबा साहब के पहले का एक चरण था जिसमें तमाम हमारे यहाँ देवी देवताओं का अवतरण हुआ, लेकिन उस अवतरण के बाद यहाँ के उस हक वंचित समाज, शोषित समाज, दलित समाज और स्त्रियों के कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अंबेडकर के बाद का जो चरण था, जब अंबेडकर का अवतरण हुआ तो निश्चित तौर पर वो दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार दे करके मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सपना था कि पूरे देश में कोई मानवता के खिलाफ कोई काम ना हो, मानवता से जुड़ा हुआ मामला हो, सबको शिक्षा, सबको समान अधिकार, सबको न्याय, सबको रोजगार मिले। यही उनका सबसे बड़ा सपना था। सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भेदभाव के विरोधी थे, लेकिन सर कई सारे नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने भेदभाव किया किसी पक्ष को लेकर के, वो ज़्यादा उन्होंने, तो आप ऐसे आरोपों पे क्या कहना चाहेंगे? तमाम साहित्य को पढ़ने के बाद, तमाम जानकारी जुटाने के बाद, बाबा साहब के कई तरीके के मैंने चित्रण भी देखे, कई तरीके के नाटक भी देखे, उनमें सब में दिखाया गया कि बाबा साहब को जन्म से लेकर के अंतिम शिक्षा तक हिंदुस्तान में उनके साथ तमाम तरीके की जातीय भेदभाव होते रहे। लेकिन जब बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, संविधान बनाने का अवसर मिला, तो किसी भी राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं भी उसमें ईर्ष्या का शब्द नहीं है। उन्होंने सबको समान अधिकार दे करके सबके लिए संविधान बनाया, और इससे ज़्यादा अच्छा कोई ग्रंथ
और उनके कार्यों के लिए उत्कृष्ट ग्रंथ जो सबको बराबर का अधिकार देता, उनके लिए कहीं भी हमें ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ इससे अच्छा कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। सर अगला प्रश्न मेरा सर 27 के चुनाव से लेकर है, 2027 चुनाव से। सर साल 1993 में जब बसपा गठबंधन करती है सपा के साथ, फिर 96 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, तो सर उसको 67 सीटें ही हासिल होती है। सर 2002 में जब वो अकेले लड़ती है तो सर उसे 100 सीटें, और 2007 में जब वो लड़ती है चुनाव तो उसे 200 सीटें हासिल होती हैं। सर इस बार क्या आपको लग रहा है कि जब बसपा अकेले लड़ेगी या फिर किसी साथ गठबंधन, क्या उसकी क्या रणनीति है इस बार चुनाव को लेकर के? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ। बहुजन समाज पार्टी की आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष करती हैं, एक मिशन और मूवमेंट को चलाती हैं, और निश्चित तौर पे ये उनकी पार्टी का निर्णय होगा। अपनी पार्टी को वो क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये बेहतर तरीके से वो जानती हैं कि कैसे अकेले जाना है या किसी के सहयोग के साथ जाना है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आप बसपा से या फिर आप सपा से हैं। मैं क्षमा चाहूँगा इस चीज़ को लेके, लेकिन सर एक चीज़ और है सर, अगर आप सपा से ही हैं तो सर बिहार में जिस हिसाब से बीजेपी जीत हुई सर, सपा ने भी पीडीए की ही रणनीति फॉलो की है। सर इस बार ये कहा जा रहा है कि सपा अपनी रणनीति में बदलाव करे जो पीडीए ये परिणाम के बाद, तो सर क्या कहना चाहिए इस बार, क्या जो है रणनीति बदलाव की? क्योंकि सर पीडीए का सिक्का भी सर अब शायद 2024 में आपने उत्तर प्रदेश का एक रिजल्ट देखा। मुझे लगता है कि उस वक्त भी हमारे प्रदेश का जो चौथा स्तंभ रहता है मीडिया का, मीडिया कहीं भी हमें 2 सीट 5 सीट से ज़्यादा नहीं दे रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो क्रिएटिविटी पर, डबल इंजन की सरकार की जो क्रिएटिविटी के ऊपर जो कहा जा रहा था कि नहीं हमने सपा को साफ कर दिया, सपा ये हो गई, सपा वो हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए के नारे के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे पार्टी के रूप में हमें स्थापित किया है। और 2027 में भी उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बेहतर समझ रही है कि मुझे किसके साथ जाना है, किसकी सरकार बनाना है, क्योंकि विकास सबको पसंद है। उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार विकास के नाम पर वोट करने जा रही है और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। सर क्या एजेंडे रहेंगे इस बार के? सर क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा इस बार पार्टी का? समाजवादी पार्टी का हमेशा से विकास, बेहतरीन वातावरण ये हमेशा देने का प्रयास किया, और आगे भी हम जनता से यही लेके जाएंगे। युवाओं को रोजगार, किसानों को लाभ, बेरोजगारों को लाभ, और पीछे भी हमारी तमाम योजनाएं रही हों, चाहे वो समाजवादी पेंशन रही हो, चाहे वो लोहिया आवास रहे हों, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मेट्रो की नींव रखी गई हो, चाहे तमाम चीज़ें ऐसी हैं, चाहे लाइन सफारी बनाई गई हो, बहुत सारी योजनाएं ऐसी रही हैं जो जनहित में और लोक कल्याण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। और पुनः हमारी सरकार का, हमारे समाजवादी पार्टी का फिर से एक बार प्रदेश को उत्तम विकास के लिए, विकास के पथ पे दौड़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। बगैर भेदभाव के हम प्रदेश के विकास के लिए जाने जाते हैं, और आगे भी फिर विकास के लिए ही जनता मुझे वोट करेगी, 27 में सरकार बनाएगी। धन्यवाद सर। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज में, और इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा परिसर में मौजूद हैं, और हमारे साथ इस समय SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज की इस दिवस के बारे में। सर सबसे पहले आपको स्वागत है। सर ये परिनिर्वाण दिवस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं पूरे समाज से निवेदन करना चाहूँगा, बाबा साहेब ने जिस समाज के उत्थान और सार्वजनिक विकास के लिए और सामाजिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जो संदेश हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को या युवाओं को जो उन्होंने संदेश दिया, उसको जो है ईमानदारी के साथ पालन हम करेंगे, और इस समाज की जो ताकत है उस ताकत को पूर्ण रूप से समाज में भरोसा जीतने के लिए लाएंगे। और बाबा साहेब का जो स्वप्न है, जो उनका उद्देश्य है,
उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो है अनुसूचित समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग, इतना ही नहीं समाज के सभी वर्ग के लोग उसमें जो है ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आपके हिसाब से अभी कौन से सपने पूरे हो चुके, कौन से अभी अधूरे रह गए हैं? अब देखिए, सपना का जो है यदि वास्तव में चाहे जिनकी भी सरकार रही हो या जो भी बाबा साहेब के सपनों को साकार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें मैं जो है सभी की सहभागिता की और सबकी ईमानदारी की निष्ठा करता हूं और प्रतिष्ठा करता हूं और सम्मान करता हूं कि चाहे समाज में जो भी लोग बाबा साहेब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, सब लोगों ने अपने स्तर से काम किया है। और मैं जो है निश्चित रूप से ये कहूँगा कि समाज का ये वर्ग ईमानदारी के साथ बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें जो है कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है जी। धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना बेचन राम जी को और परिनिर्वाण दिवस पे उन्होंने अपने विचार रखे। तो इसी के साथ हम इस समय अपने मौजूद जहाँ पे हम अभी कवरेज किए सर, इसी के साथ हम रखेंगे अपनी बात को यहीं पे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला, सी न्यूज़ भारत। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।